नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम अशोक के जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अशोक चंडाशोक से महान अशोक कैसे बना। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास के पन्नों से एक अभूतपूर्व नायक की कहानी लेकर आए हैं, वह था सम्राटों का सम्राट अशोक। यह कहानी आज से 2200 साल पुरानी है। उस समय भारत में मौर्यों का साम्राज्य था, जिसकी सीमा असम से हिंदू कुश यानी आधुनिक अफगानिस्तान तक फैली थी। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, और इसका सम्राट था अशोक। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार और उसकी ब्राह्मण पत्नी धम्मा या सुभद्रांगी का पुत्र था। कहा जाता है कि अशोक अपने 101 भाइयों में सबसे ज्यादा बल और सामर्थ्य वाला था। फिर भी बिंदुसार अपनी क्षत्रिय रानी के पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और ये बात अशोक को स्वीकार नहीं था। दरबार का मुख्यमंत्री राधागुप्त, जो एक ब्राह्मण था, उसने कुछ मंत्रियों से मिलकर अशोक को सिंहासन पर बिठाने की योजना बनाई। बिंदुसार तो पहले ही से बीमार था। जब उसे इस षड्यंत्र का पता चला तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने राधागुप्त की सहायता से पूरे पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु का खबर सुनकर सुसीम, जो बिंदुसार का पुत्र था और अशोक का सौतेला भाई था, वो फौरन तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। लेकिन पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर एक गड्ढे में आग लगाकर उसकी हत्या करवा दी गई। बौद्ध साहित्य दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी, ताकि वह निर्विरोध राजा बन सके, और इस तरह से वह अपने पिता और अपने भाइयों का हत्या का कारण था। सम्राट बनने के बाद उसने एक यातना गृह बनवाई, जिसमें उसके दरबार में जो उससे सवाल जवाब करते थे, उसके निर्देश को नहीं मानते थे, उनको यातना दिया जाता था। इसकी चर्चा वान सांग ने अपने लेख में किया है। उसके इसी क्रूर स्वभाव के चलते लोग उसे चांडाशोक या चांडाल अशोक के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन कलिंग का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने उसे चांडाशोक से अशोक महान बना दिया। कलिंग का राज्य, जो आधुनिक उड़ीसा है, उसने ना तो चंद्रगुप्त के समय में और ना ही बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार की। तो महत्वाकांक्षी अशोक ने उसे जीतने का मन बना लिया और कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध इतना भयानक हुआ कि कहा जाता है कि बगल में बहने वाली दया नदी में पानी की जगह रक्त बहने लगा। इस युद्ध में 1 लाख के लगभग लोग मरे और करीब 1.5 लाख के लोग घायल हो गए। कलिंग को तो अशोक ने जीत लिया, लेकिन ये युद्ध की भयावहता ने उसके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उसने कभी भी अस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया और उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपना जिंदगी का मुख्य ध्येय बना लिया। अशोक के धम्म में राजा प्रजा से लेकर प्रशासन की आचार संहिता, नैतिकता, संयम, दूसरे संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता और लोक कल्याण के कार्य शामिल थे। उसने हजारों शिलालेख, स्तूप और विहार बनवाए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने करीब 84,000 शिलालेखों को अपने पूरे साम्राज्य में बनवाया और उसमें अपने संदेश और आदेश को खुदवाया। उसने कलिंग के एक शिलालेख में कलिंग युद्ध के लिए वहाँ की प्रजा से क्षमा मांगी। ऐसा दुनिया में शायद पहला राजा ऐसा कर रहा था। आज से 2200 साल पहले नालंदा, तक्षशिला और वैशाली जैसे महान यूनिवर्सिटी को राजकीय संरक्षण देना और बौद्ध विहार बनवाने जैसे लोक कार्य के चलते अशोक सम्राटों का सम्राट बन गया। लोकहित और लोक कल्याण के कार्य के लिए उसने प्रशासन तंत्र का एक ऐसा ढांचा बनाया जो आधुनिक प्रशासन तंत्र की नींव है। अशोक का ही प्रयास था जिससे बौद्ध धर्म भारत ही नहीं सुदूर विदेशों तक फैल गया, और उसने अपना नाम देव नाम प्रिय अशोक को सार्थक कर दिया। अशोक के स्तंभ से लिया हुआ 4 मुखों वाला सिंह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और अशोक का बनाया हुआ चक्र भारतीय तिरंगे की शान है। उम्मीद है अशोक की जीवन यात्रा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।